आइए दोस्तों, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए 10 इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन करने का तरीका ये रहेगा कि मैं जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा, आप क्वेश्चन डिस्प्ले होते ही एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। अब चलिए क्विकली इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। एन अरब फ्लाइंग ऑन हिज मैजिक कारपेट फाइंड्स दैट, तो वो अरब जो बचपन में हम कार्टून देखा करते थे एक अलादीन वाला, ये वही उसी की बात हो रही है। फ्लाइंग हिज मैजिक कारपेट फाइंड्स दैट स्पीड विद विच हिज कारपेट मूव्स वेरीज डायरेक्टली एज द कारपेट्स एल्टीट्यूड एंड इनवर्सली एज द अमाउंट ऑफ गोल्ड ऑन इट। तो मतलब जो स्पीड है कारपेट की वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कारपेट के एल्टीट्यूड का, तो एल्टीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ गोल्ड ऑन इट। तो गोल्ड ऑन इट आ जाएगा नीचे बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। एट सर्टेन एल्टीट्यूड विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड ऑन द कारपेट द स्पीड इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो किसी सर्टेन हाइट पर और सर्टेन गोल्ड के साथ, मतलब जो कारपेट की स्पीड है वो 50 है ना। तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कारपेट इफ द अरब हाफ द एल्टीट्यूड, मतलब ये जो है आधा कर दिया जाए, तो एक ही जगह मैंने कर दिया a/2 एंड डबल्स द वेट ऑफ गोल्ड ऑन इट, तो डबल कर दिया वेट ऑफ गोल्ड को। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बन जाएगा a/4g, राइट। तो पहले a/g था, अब उसका 1/4 हो गया, मतलब जो स्पीड है वो ओवरऑल 1/4 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले स्पीड अगर 50 थी तो अब 1/4 ऑफ 50 हो जाएगी। दैट मीन्स नाउ द स्पीड वुड बी 12.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये वेरिएशन पर बेस्ड एक सवाल था जो कि इजी था। सेकंड क्वेश्चन भी आसान है, उसके बाद थोड़े से मुश्किल सवाल शुरू होंगे। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, 3 flexible pipes that can serve as inlet as well as outlet pipes have been attached to a tank. The rates of filling and emptying the tank by these pipes is in the ratio 1:2:4, है ना। तो इनके जो रेट्स हैं, मतलब जो इनकी कैपेसिटी है फिल करने की या एम्प्टी करने की, वो इस रेशियो में है। द लार्जेस्ट पाइप कैन अलोन फिल द एम्प्टी टैंक इन 7 आवर्स। तो लार्जेस्ट पाइप कौन सा होगा जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, यानी कि 4, और ये 7 आवर्स में टैंक को फिल कर रहा है, मतलब टैंक की कैपेसिटी हो गई 7 × 4 28, राइट। इनिशियली द टैंक इज फुल एंड द 3 पाइप्स वर यूज्ड एज आउटलेट पाइप। पूरा टैंक भरा हुआ है, यानी कि टैंक में सपोज 28 लीटर पानी है, और तीनों के तीनों पाइप्स को हमने एक आउटलेट पाइप की तरह अगर हम यूज कर रहे हैं, तो आफ्टर, ये लिखा आफ्टर द टैंक इज एम्प्टीड लेटर द स्मॉलेस्ट पाइप फिल द एंटायर टैंक इन 28 आवर्स। ठीक है, तो जब देखो टैंक एम्प्टी हो जाएगा तो फिल करने में कितना समय लगेगा, 28। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी और स्मॉलेस्ट पाइप की कैपेसिटी है 1, तो 28/1 28 आवर्स ही लगेगा। सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, राइट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो एम क्या था यहाँ पर, एम था इनिशियली टैंक इज फुल एंड द 3 पाइप्स वर यूज्ड एज आउटलेट पाइप फॉर एम आवर्स, है ना। तो एम आवर्स के लिए यूज किया गया और टैंक पूरा का पूरा खाली हो गया। तो एम जो है वो टाइम है, और टाइम होता है टोटल टैंक का वॉल्यूम 28 लीटर्स, और तीनों को अगर हम एक साथ एम्प्टिंग पाइप की तरह इस्तेमाल करेंगे तो 2 और 1 3 और 4 7 के रेट से काम होगा, यानी कि 4 आवर्स में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी। तो ये दो क्वेश्चन थोड़े से आसान लेवल के थे। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम इसको कह सकते हैं। देखिए जरा, अ क्रिकेट टीम ऑफ 16 प्लेयर्स वॉन अ कैश प्राइज इन एन इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट। आप वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार ट्राई जरूर कर लेना क्वेश्चन को खुद से। विच दे सेटल्ड एज फॉलोज, 10% of the cash was donated to Siddhi orphanage. From the remaining 5% of cash was given to college sports club. ₹100 was spent on snacks. Of what remained, जो भी बचा हुआ है, the 17th part was equally distributed between captain and vice captain. The remaining money was then distributed equally among all the players. Everybody got only 100 rupees note. सबको 100 रुपए के नोट मिले हैं। The total cash price could have been what? तो total cash
कैश में जो प्राइस था, प्राइस मनी था, वो कितना हो सकता है ये मुझे बताना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टोटल। लेट्स सपोज मैंने टोटल मान लिया एक्स, तो एक्स में से अगर मैंने 10% डोनेट कर दिया तो बचा 90%, यानी कि 9/10, है ना। 10% डोनेट कर दोगे तो 90% बचा ना, 9/10। नाउ फ्रॉम द रिमेनिंग 5% ऑफ द कैश वॉज गिवन टू कॉलेज स्पोर्ट्स क्लब। 5% कैश हमने स्पोर्ट्स क्लब को दे दिया, तो बचा कितना इसका 95%, राइट। 95%, सॉरी 95/100, तो इसका 95% बचेगा, ठीक है। और नाउ ₹100 वॉज स्पेंड ऑन स्नैक्स, तो 100 रुपए और खर्चा कर दिया, तो अब फाइनली इतना बचा, है ना। अब ये जो बचा है उसका मैंने 1/17 किया और वो दे दिया किसको, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ईच, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। दोनों को हमने क्या किया, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। तो ये पैसा इसका 1/17, द 17th पार्ट वॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन को मिलाकर टोटल कितना मिलेगा, लेट सपोज दिस अमाउंट इज वाई, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन को मिलाकर मिला वाई, है ना। सो दिस इज हाउ मच, दिस मच, यस और नो, बताइए, यही होगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन को मिलाकर मिलेगा वाई, दैट इज 1/17 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। तो मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है, तो देखो एक काम करते हैं यहाँ पर, दिस बिकम्स 9 इंटू 95, तो 9 5 45, कैरी हो गया 4, 9 9 36 प्लस 4 इज 40, है ना। 405 हो गया ये, ठीक है ना। 405, सॉरी गलत हो गया, 855 हो गया ना। 855 एक्स बाई 1000 माइनस 100 इक्वल्स टू 17 को उधर ले गए तो 17y बन गया, राइट। तो ये मेरे पास रिलेशन एक आ गया, y इज द अमाउंट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। नाउ मुझसे कहा गया है कि सबको 100 रुपए के नोट मिले हैं, मतलब जो y है वो भी 100 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। बिकॉज 100 रुपए के नोट सबको आप दे रहे हो, दैट मीन्स जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है उनको भी 100 रुपए की नोट मिले होंगे, मतलब जो अमाउंट है वो 100 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब y शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 100, राइट। y शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 100, तो x की वैल्यू कुड हैव बीन व्हाट, मतलब क्या हो सकती है। x की तो बहुत सारी वैल्यू यहां पर पॉसिबल हो जाएंगी, बिकॉज वन इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स आर देयर, बट इन दिए गए ऑप्शंस में से क्या हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाएंगे और ये सोचेंगे इस तरीके से। सबसे पहले सबसे आसान ऑप्शन में यहाँ रखने की कोशिश करूंगा। सबसे आसान ऑप्शन मुझे 18, 19, 12,000 से ज्यादा आसान लग रहा है 20,000 रखना, है ना। बिकॉज 20,000 रखने से केवल 2 बचेगा, बाकी 3 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगी। तो मैं सपोज 20,000 रखता हूँ एक्स की वैल्यू, तो 855 इंटू 20,000, 20,000 अपॉन 1000 माइनस 100 इक्वल्स टू 17y, ये बना, राइट। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 0 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1700 प्लस 10 यानी 1710 माइनस 100 एंड दैट इज 17y। तो 17,100 माइनस 100 मतलब 17,000 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 1,000, 17 से कैंसिल हो जाएगा 1,000, विच इज परफेक्टली ओके, है ना। y की वैल्यू 100 का मल्टीपल होना चाहिए, 100 का मल्टीपल ही है, यानी कि 20,000 कैन बी द वैल्यू ऑफ टोटल, दैट इज x, है ना। 20,000 जो टोटल है उसकी वैल्यू हो सकती है, राइट। अब अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू रखते तो प्रॉब्लम क्या आती, प्रॉब्लम ये आती कि भाई जैसे मैंने 18,000 रखा, तो 18,000 मैं यहां पर रखूंगा, है ना, तो ये 1000 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो y है वो 17 से, ये 17 का मल्टीपल नहीं बनेगा, या फिर y जो भी आएगा वो 100 का मल्टीपल नहीं आएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम आएगी जिसकी वजह से बाकी 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। तो क्योंकि अब ये सेटिस्फाई कर ही चुका है तो बाकी और ऑप्शंस को मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज द करेक्ट आंसर ओनली, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th को आप ट्राई कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए। तो चलिए सवाल रीड करते हैं। देयर आर 4 मशीन्स दैट मेक गियर्स फॉर अ फैक्ट्री, द फास्टेस्ट मशीन कैन मेक 1 गियर इन 2 आवर्स, द स्लोएस्ट मशीन कैन मेक 1 गियर इन 3 आवर्स। तो जो फास्टेस्ट का टाइम है, जो फास्टेस्ट मशीन है उसका जो टाइम है, लेट्स सपोज देयर आर 4 मशीन A, B, C एंड D।
तो सपोज ए इज फास्टेस्ट, तो ए को टाइम लग रहा है 2 आवर्स, एंड डी स्लोएस्ट, तो डी को टाइम लग रहा है 3 आवर्स। अब मुझे बी और सी के टाइम नहीं पता कि ये इंडिविजुअली कितना समय लेती हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ एवरेज टाइम टेकन बाई 4 मशीन्स टू मेक 1 गियर, है ना। तो जो ये टाइम ले रही है उनका एवरेज क्या नहीं हो सकता, ये पूछा गया है सवाल में। तो व्हाट शुड बी द अप्रोच। देखो मुझे ये दोनों वैल्यू अनसर्टेन है, वी डू नॉट नो, है ना, पर ये पता है कि ये वैल्यू 2 से ज्यादा और 3 से कम होनी चाहिए, है ना, बिकॉज 2 से कम ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ये 2 से कम होंगी तो ये फास्टेस्ट हो जाएंगी, लेकिन फास्टेस्ट तो ये है, मतलब फास्टेस्ट का मतलब है सबसे कम समय इसको लगता है बनाने में। अब सबसे कम इसको लग रहा है तो बी और सी इससे कम तो नहीं हो सकते, तो इनकी जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वो क्या हो सकती है, 2 and 2, है ना। दे आर एक्टिंग एज द फास्टेस्ट, इक्वल टू फास्टेस्ट मशीन। नहीं, अब इसके बाद और क्या, एक एक्सट्रीम केस ये पॉसिबल है कि भाई इनको मैं स्लोएस्ट बना दूं। अब स्लोएस्ट का मतलब है कि ज्यादा टाइम ले। अब ज्यादा टाइम 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी गिवन एज द स्लोएस्ट मशीन। तो हमें पता है कि इनको मैं मैक्सिमम 3 ले सकता हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं एवरेज निकालूंगा तो दिस एवरेज वुड बी 2 + 2 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 4। तो दिस विल बिकम 9 by this is 6 + 3, 9 by 4, which is what, 1.25, not 1.25, 2.25, है ना। तो ये हो जाएगा 2.25, 2.25। अब अगर यहां पर देखेंगे तो इट द टाइम वुड बी 2 + 3 + 3 + 3 by 4, 9 + 2 11 by 4, 11 by 4 means what, 11 by 4 means 2.75। मतलब जो भी टाइम आना चाहिए वो इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए ओवरऑल, है ना, बिकॉज दीज आर द एक्सट्रीम केसेस। तो 2.25 और 2.75 के बीच में आना चाहिए, जो कि ये 2.25 से कम है, तो ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिकॉज दीज 3 आर इन दिस रेंज। तो कौन सा नहीं हो सकता, वही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी। तो कैन नॉट बी में तो आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, चलिए नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। इस सवाल को देखो जरा। द वेटेजेस पहले आप वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को ट्राई कर लो खुद से, ठीक है। चलिए, द वेटेजेस गिवन टू टू सब्जेक्ट्स फिजिक्स एंड मैथ्स इन कैलकुलेटिंग द ग्रेड पॉइंट एवरेज इज 25%, 75%। तो फिजिक्स का वेटेज है 25% और मैथ्स का वेटेज है 75%। फिजिक्स का है 25% यानी 1/4, और मैथ्स का है 75% यानी 3/4, right? Now the grade point average of A is 20% more than the grade point average of A. अब A and B are some two persons, तो A का जो grade point average आया overall that was 20% more than that of B. Okay. Now the marks obtained by A in physics is 25% more than B, but that obtained in maths is 20% less. By what percentage the marks obtained by B in physics more than that obtained by him in maths? Okay. तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पर सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो बन जाएगा। तो लेट्स these marks by using these percentage values. So the marks obtained by A in physics, तो मैं let's suppose ऐसे लिख लेता हूं, A and B, physics and math, right? Physics and math. This is A and this is B. तो द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए इन फिजिक्स, तो ए के फिजिक्स में जो मार्क्स हैं दैट इज 25% मोर देन बी। तो अगर मैंने इसके मार्क्स सपोज मान लिए 4x, तो इट विल बिकम 5x, राइट। ये 4x हो गया तो 5x हो गया, 25% मोर का रिलेशन है। बट दैट ऑब्टेन्ड इन मैथ्स, तो ए के जो मैथ्स में मार्क्स है वो 20% कम है। तो अगर मैंने इसको 5y माना तो इसको 4y मानना पड़ेगा। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो इसको 5 का मल्टीपल मान लो, ये 4, 5 - 1 4 हो जाएगा, राइट। अब कनेक्ट करते हैं इनके ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज को। तो ग्रेड पॉइंट एवरेज का फॉर्मूला हमको यहाँ पर दिया गया है, वेटेज ऑफ फिजिक्स मल्टीप्लाइड बाई मार्क्स इन फिजिक्स। तो ए का जो ग्रेड पॉइंट एवरेज हम निकालेंगे तो वेटेज ऑफ फिजिक्स इज व्हाट, 1/4, एंड ए के जो फिजिक्स में मार्क्स हैं दैट इज 5x, प्लस वेटेज ऑफ मैथ्स का वेटेज इज 3/4, एंड
ए के मैथ्स में जो मार्क्स हैं, ए के जो मैथ्स में मार्क्स हैं दैट इज व्हाट 4y, ठीक है। एंड बी का अगर हम निकालें तो बी का कितना आएगा, बी का आएगा अच्छा दिस, ये जो डिवीजन में लिखा हुआ है वेटेज ऑफ फिजिक्स प्लस वेटेज ऑफ मैथ्स, तो दिस इज ओवरऑल 100%। भाई 75% तो 25% को मिलाओगे तो 100% ही आएगा ना, और वो ए और बी दोनों के लिए वैसा ही रहेगा। भाई ए के लिए भी 100% होगी ये वैल्यू, और बी के लिए भी 100% होगी टोटल की वैल्यू, राइट। तो कैंसिल हो जाएगी ना, अगर मैं डिवीजन मतलब इनके एक रिलेशन निकाल रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही क्या है, टाइम वेस्ट है। नाउ वी कम टू बी, तो बी में 1/4 इंटू 4x, ठीक है, एंड ठीक है, एंड यहां पर है 3/4 इंटू 5y। अब ग्रेड पॉइंट एवरेज के बीच में एक रिलेशन दिया गया है, द ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ ए इज 20% मोर देन बी। 20% मोर का मतलब ये है कि अगर ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा, अगर बी को मैंने 5 माना तो ए का क्या हो जाएगा 6, तो देयर रेशियो इज 6/5। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो देखो 4 से या 4 कैंसिल, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा देखो, जब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5x प्लस 4 इंटू 3 12y अपॉन 4 डिवाइडेड बाई x, दिस इज सॉरी 4x प्लस 15y, 4x प्लस 15y अपॉन 4 से अपॉन 4 दोनों में कैंसिल हो जाएगा 6/5, right? Now let's cross multiply, it will become 25x plus 60y equals to 24x plus 15 6 is 90y, right? Now 25x minus 24x मतलब x बराबर 90 minus 60 30y। तो x और y में एक रिलेशन आ गया कि x equals to 30y। अब मुझसे पूछा क्या गया है, the marks obtained by physics by B in physics is how much more than marks obtained by him in maths। तो B के जो फिजिक्स में मार्क्स आए हैं वो 4x आए हैं, है ना, और B के मैथ्स में जो मार्क्स आए हैं वो 5y आए हैं, ठीक है। तो x is what 30y, x की जगह मैं 30y रख दूं and is to 5y, तो y से y कैंसिल, 5 से गया 6 टाइम्स, तो ये हो गया 24:1। 24:1 का रेशो आ गया, मतलब इससे 23 ज्यादा है, और परसेंटेज में निकालना है तो 23 इंटू 100 करेंगे, 2300% मोर, 2300% ज्यादा है। सो द आंसर इज व्हाट ऑप्शन ए। क्लियर है? होप इट इज क्लियर टू यू, सबको क्लियर है, राइट? चलिए, क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो साथ के साथ वीडियो को लाइक भी करता चले, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर इज अ लोन, तो पहले आप इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके। नाउ लेट्स लुक एट इट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने खुद से एक बार ट्राई किया होगा। देयर इज अ लॉन विद ग्रीन एरिया इक्वल टू 5000 मीटर स्क्वायर, द ग्रीन एरिया ऑफ द लॉन डिक्रीजेस एज द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ काउज ग्रेजिंग इन द लॉन। तो लॉन में जितनी काउ ग्रेज कर रही हैं वो ज्यादा ग्रेज करेंगी तो घटता जाएगा ना, उसमें जो घास है वो कम होती जाएगी। और वो किस तरीके से कम होगी, तो एरिया डिक्रीज, है ना, तो जो डिक्रीज इन एरिया है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ काउज, नंबर ऑफ काउज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। या लेट्स सपोज नंबर ऑफ काउज को मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, काउज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। 2 काउज टुगेदर 8 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द लॉन ऑन अ फर्स्ट डे, ठीक है। तो 2 काउज ने मिलकर, है ना, पहले नंबर ऑफ काउज कितनी थी 2, और उन्होंने मिलकर कितना एरिया ग्रेस कर लिया 8 मीटर स्क्वायर पहले दिन। तो मुझे एक बात बताओ कि जो डिक्रीज होगा एरिया में वो होगा K1 टाइम्स, लेट्स सपोज इट इज K1 इज सम कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम लगाते हैं, तो देयर इज अ डिक्रीज। तो डिक्रीज कितना हुआ, तो जितना उन्होंने एरिया ग्रेज कर लिया वही तो डिक्रीज हुआ, 8 मीटर स्क्वायर उन्होंने ग्रेज कर लिया तो उतना कम हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि डिक्रीज इज 8 एंड दैट इज इनटू K1 एंड द नंबर ऑफ काउज इज व्हाट 2। कितनी काउज थी यहाँ पर 2 काउज, ठीक है। तो 2 स्क्वायर इज 4, तो 4 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, सो वी कैन से K1 इज व्हाट 2, K1 इज 2। तो डिक्रीज इज नथिंग बट
डिक्रीज इन द एरिया पर डे इज नथिंग बट K1 is 2 टाइम्स नंबर ऑफ काउज का स्क्वायर, राइट। अच्छा, आगे अगर हम बात करें द ग्रोथ ऑफ द ग्रास, तो ग्रास जो है ग्रो भी तो करेगी रेगुलरली, है ना, बढ़ेगी भी तो सही अपने आप। ऑफ द लॉन ऑन अ पर्टिकुलर डेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द नंबर ऑफ डेज, मतलब जितने दिन हो चुके हैं तो जो ग्रोथ है यानी इंक्रीज जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज का स्क्वायर, जितने दिन अब तक हो चुके हैं उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, सॉरी क्यूब, क्यूब के प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डेज का क्यूब, राइट। 4 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ग्रास ग्रू ऑन द फर्स्ट डे, तो मैं कह सकता हूं कि इंक्रीज इज नथिंग बट, लेट सपोज यहां पर वेरिएबल है K2 टाइम्स एन क्यू, तो पहले दिन डे वन मतलब कितने दिन हुए हैं, अभी एक ही दिन हुआ है, तो N1 की वैल्यू हो गई, N की वैल्यू हो गई 1, K2 एंड इंक्रीज इज हाउ मच, इट ग्रू बाय 4 मीटर स्क्वायर, तो इट इज 4, तो K2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, राइट। K2 की वैल्यू 4 आ गई, सो इंक्रीज इज नथिंग बट, इंक्रीज आ गया K2 इज कांस्टेंट, तो इट इज 4 टाइम्स नंबर ऑफ डेज का क्यूब, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछा गया है देखो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वुड द ग्रीन एरिया ऑफ द लॉन बी 5000 मीटर स्क्वायर अगेन द फर्स्ट टाइम आफ्टर द फर्स्ट डे, तो पहले दिन के बाद मुझे काउंट करते हुए चलना है कि कब एरिया वापस से 5000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो पहले दिन इतना हो चुका है, पहले दिन के बाद मैं काउंट करता हूं, तो पहले दिन के बाद जो डे 1 आएगा मतलब फर्स्ट डे के बाद, है ना, अब मैं फर्स्ट डे के बाद जो नेक्स्ट डे है उसको डे 1 काउंट कर रहा हूं, राइट। या लेट सपोज डे 2 लिखते हैं उसको, डे 2 की अगर मैं बात करूंगा, तो डे 2 की अगर मैं बात करूंगा तो देखो इंक्रीज कितना होगा, डिक्रीज कितना होगा, डिक्रीज होगा 2 टाइम्स नंबर ऑफ काउज का स्क्वायर। अब रेगुलरली क्या हो रहा है कि एवरी डे 2 न्यू काउज ज्वाइन देम, तो पहले दिन 2 थी, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई, इस तरीके से। तो डे 2 पर जो डिक्रीज होगा वो कितना होगा, 2 इंटू सी स्क्वायर, तो 2 इंटू नंबर ऑफ काउज हो गई कितनी है, 4 स्क्वायर, यानी डिक्रीज बिकम्स 16 इंटू 2 32। नेक्स्ट डे 3 पर जो डिक्रीज होगा, हम ये कह सकते हैं कि 2 इंटू नंबर ऑफ काउज आ जाएंगी अब 6 स्क्वायर, तो 36 इंटू 2 72, राइट। डे 4 पर जो डिक्रीज होगा दैट इज 2 इंटू नेक्स्ट डे 2 मोर काउज विल ज्वाइन देम, तो 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर 64 का डबल 128, राइट। अगर हम इंक्रीज की बात करेंगे तो आप इंक्रीज को देखो, इंक्रीज कैसे होगा, इंक्रीज का जो फॉर्मूला है वो 4 इंटू नंबर ऑफ डेज का क्यूब, तो सेकंड डे है तो 2 दिन हो चुके हैं, तो 4 इंटू 2 का क्यूब, 4 इंटू 2 क्यूब मीन्स 8 इंटू 4 32, देन 4 इंटू नेक्स्ट डे थर्ड डे, सो 3 क्यूब, तो 3 क्यूब इज 27 का 4 टाइम्स इज व्हाट 108, नेक्स्ट डे 4 इंटू 4 क्यूब इज व्हाट 64 इंटू 4 इज व्हाट 256, राइट। तो अगर आप ऐसे ट्रेंड देखेंगे तो वापस से 5000 मीटर स्क्वायर कब आएगा, जब इंक्रीज ज्यादा हो जाएगा डिक्रीज से, जब इंक्रीज जो है सरपास कर देगा डिक्रीज को, तो वापस से उतना एरिया उस मूवमेंट पर आ जाएगा, राइट। जैसे काउज है वो घास को कम करती जा रही है और घास अपने आप उगती भी जा रही है ना, और हम ये देख रहे हैं कि जो घास के उगने का रेट है वो काफी ज्यादा है, तो कभी ना कभी तो ऐसा मूवमेंट आएगा जहां पर इंक्रीज जो है डिक्रीज को सरपास कर देगा और वापस से काउ जो घास है वो इंक्रीज होने लगेगी, है ना, क्योंकि काउज इतना नहीं ग्रेज कर पा रही हैं रेगुलर बेसिस पर, जो इंक्रीज हो रहा है जो ट्रेंड है वो इतना स्पीड नहीं है, लेकिन जो इंक्रीज घास के बढ़ने की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है। तो अल्टीमेटली एक मोमेंट कभी ना कभी ऐसा आएगा जब 5000 को टच कर जाएगा वो, और फिर धीरे धीरे उसके आगे भी निकल जाएगा, राइट। तो वो कब टच करेगा, वो फर्स्ट डे कब होगा, जो पहला दिन कब होगा, जब इंक्रीज ज्यादा हो जाएगा डिक्रीज से। तो अगर मैं यहां पर देखूं डे 2 पर अगर हम बात करेंगे तो डिक्रीज और इंक्रीज दोनों क्या है, बराबर है, डिक्रीज और इंक्रीज दोनों क्या है, बराबर है, यस और नो, डिक्रीज और इंक्रीज दोनों बराबर है, डिक्रीज और इंक्रीज बराबर है। अगर हम डे 2 पर देखेंगे तो डिक्रीज और इंक्रीज बराबर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो ये 72 और ये 108, ठीक है, 72 है और ये है कितना 108, राइट। तो 72 और 108 में अगर आप देखोगे तो देखो 72
अब तक मैं डिक्रीज की बात करूंगा तो डिक्रीज हुआ है ना, पहले दिन भी डिक्रीज हुआ था कुछ ना कुछ, है ना कुछ पहले दिन भी डिक्रीज हुआ था, राइट, और कुछ ना कुछ ग्रो भी हुआ है ना। तो डे वन पर हमने लिखा नहीं यहाँ पर, एक्चुअली डे वन पर कितना डिक्रीज हुआ है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस की कमी है। देखो डे वन की भी अगर हम बात कर लें तो डे वन पर अगर हम बात करेंगे तो डिक्रीज हुआ है कितना, तो डायरेक्ट दिया गया था कितना डिक्रीज हुआ है, 8 का डिक्रीज हुआ है। और डे वन पर इंक्रीज कितना हुआ था, तो इट ग्रो बाय 4 मीटर स्क्वायर, तो 4, है ना। तो डे वन पर अगर हम बात करेंगे तो जैसे 8 का डिक्रीज है और 4 का डिक्रीज है। डे टू तक, अप टू डे टू कितना डिक्रीज हो चुका है, तो 32 + 8 40, और इंक्रीज हुआ है केवल 36, है ना। तो इंक्रीज कम हुआ है और डिक्रीज ज्यादा हुआ है, तो मतलब 5000 से कम ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम डे थ्री पर काउंट करते हैं तो हम देखते हैं 72 + 8 80, 80 + 32 इज व्हाट, 112। तो डिक्रीज हुआ है 112 का, और इंक्रीज कितने का हुआ है, 108 + 36, 108 + 36 144 का। तो इंक्रीज ज्यादा का हुआ है। मतलब अगर हम डे थ्री को देखेंगे तो डे थ्री पर जो है घास वापस से 5000 वाले लेवल को टच करेगी। तो आंसर इज थर्ड डे, आंसर इज थर्ड डे, राइट। ऑन द थर्ड डे द टोटल ग्रोथ और टोटल इंक्रीज इज मोर देन डिक्रीज ओवरऑल अब तक का। तो दैट्स वाई थर्ड डे पर वापस से वो 5000 को टच करेगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, राजीव चोपड़ा लिव्स, तो पहले आप इसको ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, है ना। एजेस का सवाल है और कुछ कुछ एवरेज का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। राजीव चोपड़ा लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली, एवरेज एज ऑफ ऑल एन फैमिली मेंबर्स ऑन 31 December 2012 was 31 years। ठीक है, बिलो इज द लिस्ट ऑफ, बिलो इज द लिस्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट्स विच अफेक्टेड द एवरेज इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो जो चेंजेस हुए हैं वो सब यहाँ दिए गए हैं। तो सबसे पहले मुझे ये नहीं पता कि कितने मेंबर्स हैं, मुझे वो वैल्यू n दी गई है, n नंबर ऑफ मेंबर्स आर देयर। तब की बात है 2012 की, और सारी जो डेट है 31 दिसंबर ही है। तो 2012 की मैं बात करूंगा, राइट, 2013 की बात करूंगा, 2014 की बात करता हूं, 2015 की बात करता हूं, 2016 की बात करता हूं, 2017 की बात करता हूं, और 2018 की बात करता हूं, राइट। 2018 की बात हम करते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एवरेज। तो एवरेज वाज 31 एंड द नंबर ऑफ पीपल वर n। सो आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल एजेस नाउ। टोटल एजेस की मैं बात करता हूं। तो टोटल एज 2012 में कितनी रही होगी, बिकॉज एवरेज 31 है और n मेंबर्स हैं, तो टोटल एज n मेंबर्स की कितनी होगी, 31 × n, राइट। अब मैं 2013 की बात करूंगा, तो एक साल इंक्रीज हो गया, तो टोटल हो गया 31 × n प्लस, सॉरी एवरेज हो जाएगा, एवरेज 31 था ना, तो अब एवरेज हो जाएगा 32। एवरेज एक से बढ़ जाता है, हर साल एवरेज एक से इंक्रीज होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स उतने के उतने ही रहे और एवरेज एक से इंक्रीज हो गया। 2014 में क्या हुआ कि डेथ ऑफ राजीव ग्रैंड मदर, तो राजीव की जो ग्रैंड मदर है उनकी डेथ हो गई। तो अब तक मतलब 2014 तक अगर मैं ग्रैंड मदर को भी इंक्लूड करता, तो ग्रैंड मदर को इंक्लूड करके जो एज आ गई वो 33 × n आ गई, 33 × n। लेकिन उनकी जो ग्रैंड मदर है वो m ईयर्स ओल्ड थी और उनका डिमाइस हो गया, डेथ हो गई। तो मैं m इसमें से माइनस हो जाएगी, जो उनकी एज है वो माइनस कर देंगे, राइट। और नाउ द न्यू एवरेज इज व्हाट, 28। न्यू एवरेज इज 28 एंड नाउ हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द फैमिली, n-1, बिकॉज एक की डेथ हो चुकी है तो अब n-1 बचे हैं। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 28 इज द एवरेज एंड नंबर ऑफ पीपल इज n-1, राइट। नाउ वी कम टू 2015। तो 2015 में क्या होगा कि एवरेज 28 से 29 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, 29 × n-1 हो जाएगा, राइट। फिर अब 2016 पर हम जाएंगे तो ये एवरेज हो जाएगा 30 × n-1 पीपल। नाउ 2016 में क्या होता है, बर्थ ऑफ राजीव डॉटर, राजीव की एक डॉटर पैदा होती है। अब जब कोई पैदा हुआ है तो उसकी एज तो 0 है, उसकी एज क्या है, 0 है, राइट। उसकी एज 0 है उस समय, तो उसको तो काउंट करेंगे नहीं, 0 लिखने से क्या फायदा है, यहाँ पर +0 अगर आप चाहो तो लिख सकते हो डॉटर की एज। नेक्स्ट ईयर जब हम गए 2000, अच्छा, और 2017 में जब हम जाएंगे
तो आप जरा देखो कि यहाँ पर इन लोगों का, मैं भी डॉटर को काउंट नहीं कर रहा हूँ, डॉटर को बाद में ऐड कर लेंगे, ये जो पहले से लोग चले आ रहे थे उनका एवरेज 31 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा n-1। डॉटर 1 साल की हो चुकी होगी तो उसकी 1 साल ऐड हो जाएगी, डॉटर उस समय 1 साल की हो चुकी होगी ना, क्योंकि 2016 में पैदा हुई है और 17 में वो 1 साल की हो गई, तो 1 साल उसकी ऐड हो गई। एंड राजीव ब्रदर एडॉप्टेड अ सन 7 years old, तो 7 साल का एक सन भी राजीव के ब्रदर ने अडॉप्ट कर लिया, तो वो 7 years भी इसमें ऐड हो गया। नाउ हाउ मेनी पीपल आर देयर, देखो n-1 पहले से चल रहे थे, अब यहाँ पर एक डॉटर पैदा हो गई तो n हो गए, n-1 में 1 ऐड हो गया, और यहाँ पर एक सन भी एक सन एडॉप्ट कर लिया गया, तो अब टोटल लोग हो चुके हैं फैमिली में n+1 लोग हो चुके हैं, एंड द एवरेज इज 25, तो टोटल कितना हो जाएगा 25 इंटू नंबर ऑफ पीपल इज n+1। एंड नेक्स्ट ईयर क्या होता है, नेक्स्ट ईयर ये 25 से 26 हो जाएगा एवरेज, और पीपल नंबर ऑफ पर्सन विल रिमेन n+1। एंड डेथ ऑफ राजीव ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर की एज सपोज x है, मुझे नहीं पता कितनी है, तो वो x है, तो वो इसमें से कम हो गई, एंड नाउ द एवरेज ऑफ n पीपल बिकम्स 20n। n क्यों लिया मैंने, क्योंकि ग्रैंडफादर को मिलाकर n+1 थे, राइट। अब कितने लोग हो गए, n हो गए, सो दिस विल बी इक्वल टू 20n। तो मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट वाज द एज ऑफ राजीव ग्रैंडफादर व्हेन ही डाइड, तो जब वो मरे तो उनकी एज थी x, तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है, वो मैं तब निकाल सकता हूं जब मुझे n की वैल्यू पता हो। n की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से आएगी, राइट, n की वैल्यू यहां से आएगी, सो इट विल बिकम 31n minus 31 plus 7 plus 1 is 8, and that is 25n plus 25. So 31 minus 25 is what, 6n, and this is 31, 25 minus 8 is how much, 17. 17 plus 31 is what, 17 plus 31 is what, 48. तो n की वैल्यू आ गई 8, वैल्यू ऑफ n इज 8, n की वैल्यू 8 में यहां रख देता हूं, तो इट विल बिकम 26 इंटू 8 प्लस 1 इज 9 माइनस x बराबर 20 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 6 54, कैरी हो गया 5, 18 5 23, 234 माइनस 20 इंटू 8 160, दैट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू आ गई 74। तो ग्रैंडफादर की एज एट द टाइम ऑफ डिमाइस इज व्हाट, 74 ईयर्स, 74 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को, यस, गॉट द अप्रोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल है, शॉपकीपर परचेज्ड राइस फ्रॉम 2 फार्मर्स, फ्रॉम 1 फार्मर ही परचेज्ड 8 kg फॉर अ टोटल ऑफ 100। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। 100 रुपए में उसने 8 किलो चावल खरीदे, वाइल फ्रॉम द सेकंड फार्मर ही परचेज 4 kg विद अ टोटल ऑफ 120। He had to incur a transportation cost to bring the rice to his shop, which was equal to 5% of the amount he paid to the farmers। मतलब उसके लिए जो टोटल कॉस्ट प्राइस बना वो कितना बना, एक तो राइस की जो कॉस्ट है 100 रुपए यहाँ पर खरीदे और वहां पर 120 रुपए के 4 kg उसने खरीदे, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी हो गई, 5% ऑफ दिस टोटल कॉस्ट, ये टोटल हो गया 220, 220 का 10% होता है 22, तो 5% उसका आधा यानी कि 11, मतलब इस टोटल का 5% हो गया 11, तो इट विल कम 231, राइट, 231 हो गई टोटल कॉस्ट प्राइस। अब नाउ ऑन रीचिंग हिज शॉप ही मिक्सेस द राइस परचेज फ्रॉम द 2 फार्मर्स, while mixing 2% of the rice fell on the ground and therefore he could not be that could not be sold। At what price should he sell the rice so as to make 10% overall profit, right। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूंगा तो सेलिंग प्राइस पर केजी की मैं बात करता हूं, पर केजी तो पूछा है, व्हाट इज टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस उसका होना चाहिए इससे 20% ज्यादा, क्यों, सॉरी 10% ज्यादा, बिकॉज उसे ओवरऑल 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका 10% ज्यादा मतलब इसका 110%, यानी इसका 1.1 टाइम्स, 110% मतलब 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100 मतलब 1.1 टाइम्स, दिस इज द टोटल सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी सोल्ड, कितनी क्वांटिटी वो बेच पा रहा है। तो आप ये देखो कि 8 kg उसने खरीदा था प्लस 4 kg खरीदा था, उन दोनों को मिक्स कर दिया तो 12 kg हो गया, कितना हो गया 12 kg, लेकिन 12 kg में से वो बेच कितना पाया, तो बेचा है उसने देखो 2% राइस इसके जो है
वेस्ट हो गए, 2% वेस्ट हो गए, मतलब कितने बचे 98%, 98% मतलब 0.98 टाइम्स। तो दिस इज द टोटल सेलिंग प्राइस अपॉन द क्वांटिटी सोल्ड, दैट इज द सेलिंग प्राइस पर केजी। तो मैं एक काम करता हूँ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देता हूँ, 7 से काट देता हूँ इसको, 7 2 टाइम्स, सॉरी 7 1 टाइम, ठीक है, 7 4 टाइम्स, 7 से इसको काटा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 31 33 टाइम्स, 3 से गया 4 टाइम्स, 3 से गया 11 टाइम्स, राइट। तो एक बार 11 इंटू 11 कर देते हैं, 1 2 1 0 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 4, 14 इंटू 4, तो 14 से एक बार काट देते हैं, 14 इंटू 8, 112 बचेगा कितना 9, ठीक है, 14 इंटू 6 84 बचेगा 6, 14 इंटू 4 56, 4 से कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 21.6 आ रहा है, 21.6 मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। An empty vessel is connected with 3 pipes A, B, C. Pipe A and B can fill the empty vessel in 4 and 2 minutes respectively, while pipe C can empty the completely filled vessel in 1 minute. ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो A, B, C तीनों को लिख लेते हैं। आप पहले इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए एंड देन सॉल्यूशन देखिए। पाइप A फिल कर सकता है 4 मिनट में, पाइप B फिल कर सकता है 2 मिनट में, और पाइप C एम्प्टी कर सकता है 1 मिनट में। तो ये फिल कर रहे हैं दोनों पाइप, ये भी फिल कर रहा है और ये कर रहा है एम्प्टी, ठीक है, ये एम्प्टी कर रहा है 1 मिनट में। तो लेट्स अज्यूम सम वॉल्यूम ऑफ द टैंक विच इज द एलसीएम ऑफ दीज थ्री विच इज 4। तो ए की कैपेसिटी हो गई 1, बी की हो गई 2 और सी की कितनी हो गई 4, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है पाइप ए इज ओपन फॉर फर्स्ट, पाइप बी इज ओपन आफ्टर 1 मिनट, ठीक है, आफ्टर सॉरी, पाइप ए इज ओपन फर्स्ट, सबसे पहले हमने ए को ओपन किया, उसके 1 मिनट बाद बी को ओपन किया, है ना, एंड देन उसके भी 1 मिनट बाद, आफ्टर 1 मोर मिनट, ये आफ्टर 1 मोर मिनट सी इज ओपन। तो आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट इज द वेसल एम्प्टी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार खाली कब होगा ये मुझे बताना है। तो अब देखो 1 मिनट में कितना काम हो चुका होगा, मैं कह सकता हूं फर्स्ट 1 मिनट में कितना हो चुका होगा। 1 मिनट में तो केवल पहले 1 मिनट में तो इसने काम किया, तो इसने 1 लीटर फिल कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं 2 मिनट्स की बात करूंगा, 2 मिनट्स की बात करूंगा, तो 2 मिनट्स में मतलब पहले 1 मिनट में तो इसने 1 फिल कर दिया है ना, मतलब 2 मिनट की मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूं। 2 मिनट में पहले 1 मिनट में तो ए ने काम किया, वो कर लिया, फिर जो दूसरे मिनट में इन दोनों ने मिलकर काम किया, बिकॉज अब बी भी ऑन हो चुका था सेकंड मिनट में, तो सेकंड मिनट में कितना काम हुआ 2 + 1 3, यानी कि 4 लीटर फिल हो चुका है, 4 लीटर जो है अब तक फिल हो चुका है, मतलब पूरा टैंक भर गया, 4 ही लीटर था, पूरा 4 लीटर भर चुका है। अब सी जब इनके साथ ऑन होगा तो सी की जो कैपेसिटी है वो इन दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी से ज्यादा है, क्योंकि इन दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी 3 है और ये 4 है। दैट मीन्स टैंक खाली होने वाला है, क्योंकि खाली करने वाले की कैपेसिटी ज्यादा है। किस रेट से खाली होगा, 4 - 2 + 1 3 के रेट से, 1 के रेट से खाली होगा। 1 के रेट से खाली होगा तो 4 लीटर कितनी देर में खाली होगा, 4/1 मतलब 4 मिनट में, 4 मिनट में खाली हो जाएगा। तो टोटल टाइम शुरुआत से अगर हम काउंट करें तो खाली होने में कितना लगा, 2 मिनट तो पहले ही हो चुके थे, 4 मिनट और, मतलब टोटल 6 मिनट बाद टैंक फर्स्ट टाइम खाली हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई कीजिए और इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। तो एक क्विक सेशन था जिसके थ्रू मैंने आपको रिवाइज कराए 10 इंपॉर्टेंट सवाल, है ना, जो कि क्लर्क मेंस लेवल की थी, ठीक है। चलिए अगर कोई बैंक एग्जाम्स के लिए मैथ्स पूरा पढ़ना चाहता है तो ब्रह्मास्त्र पैकेज में एनरोल कर सकता है। ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए। इसका प्राइस जो है वो 999 है और इसमें भी 10% डिस्काउंट अगर आप लगाएंगे तो 899 में आप कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं, प्री टू मेंस लेवल, ठीक है। प्री टू मेंस लेवल कंप्लीट मैथ्स आप 899 पढ़ सकते हैं। 10% डिस्काउंट के लिए कूपन कोड का इस्तेमाल आपको करना है SSA10, राइट। और ये पैकेज आपको कहाँ मिलेगा, sumitSirAcademy.com वेबसाइट पर,
और या फिर सुमित सर एकेडमी ऐप डाउनलोड करके आप इस पैकेज में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको देखो 88899 में क्या क्या मिल रहा है, चार चार बड़े बड़े बैचेस मिल रहे हैं। एक तो लक्ष्य बैच जिसमें कंप्लीट मैथ्स है, ठीक है, कंप्लीट मैथ्स का मतलब जिसमें कंप्लीट स्पीड मैथ्स और अरिथमेटिक है। शिखर डीआई बैच जिसमें प्री टू मेंस कंप्लीट डीआई है। स्पेशल मेंस डीआई के लिए मेंस डीआई का, हाई लेवल डीआई का वीडियो कोर्स भी इसमें है। प्लस प्रैक्टिस के लिए एसबीआई पीओ लेवल तक के क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस के लिए प्री प्लस मेंस प्रैक्टिस बैच भी इसमें इंक्लूडेड है। साथ ही साथ अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो इसका मतलब टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो वो भी ज्वाइन करने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें डायमंड पैकेज भी अवेलेबल है जिसमें अनलिमिटेड मॉक्स हैं, आप जितने मॉक चाहो उतने दे सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन है मैथ्स का, अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो इसमें एनरोल कर सकता है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।